हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस रुद्रमूर्ति और रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डायमेंशन और मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव लेवल में डायमेंशन और मेजरमेंट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि अभी आने वाले समय में आपका नीट और IIT मेंस का एग्जाम है, तो उसको ध्यान में रखकर कुछ वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में आ चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, वन कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट hc/g द यूनिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होगा। आपको मालूम होगा कि h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ द लाइट है और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इन सब का डायमेंशन क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसके लिए जो आपको की पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो अल्फ़ाबेट आपको मालूम होना चाहिए। हमारे पास 7 अल्फ़ाबेट हैं। पहला है मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और कैंडिला, ये कैंडिला जो यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होता है। कैंडिला के बाद आपका आता है टेम्परेचर के लिए केल्विन और मोल। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये मालूम होगा। सेकंड, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन लिखना है जिसको डिराइव यूनिट बोलते हैं इस बेस यूनिट के टर्म्स में, तो उसके लिए कुछ बातें याद रखनी चाहिए। अगर लेंथ का जिक्र हो रहा है, लेंथ, तो आप लिखोगे एल। एरिया का जिक्र हो रहा है तो आप लिखोगे L²। अगर वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, वॉल्यूम कहीं पर आ रहा है, तो आप L³ लिखोगे। तो पहली चीज ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि अगर कहीं भी स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है तो हमको मान लो स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है LT, तो LT-1। तो स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात होगी तो आप बेधड़क क्या लिखोगे, LT-1 लिखोगे। यहां पर मास का कोई जरूरत नहीं है, यहां पर मास की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फोर्थ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का भी होता है LT-1 और टाइम का T, तो ये हो जाएगा LT-1। ऑलरेडी यहां पर पावर 1 है तो वहां जाएगा तो होगा LT-2। केवल आपको इतनी चीज़ों का ही नॉलेज होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसी के बेसिस पे मैं इसका डायमेंशन लिख रहा हूं और बताऊंगा कि इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा। चलिए, सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट के बारे में। H इज द प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा इसको निकाल के दिखाता हूं। तो पहले देखना पड़ेगा प्लैंक कांस्टेंट आता क्या है। आपको मालूम होगा एक फॉर्मूला मैक्स प्लैंक का, E = h न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो h कितना हो जाएगा, E/न्यू, और आपको मालूम है न्यू का मतलब होता है 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो होगा, इसको यहां रखोगे तो होगा ET, यानी डायमेंशन ऑफ द एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ द T। और एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। और फोर्स के बारे में क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस इंटू T। और अभी मैंने बताया मास का जहां जिक्र होगा तो क्या लिखोगे, m। एक्सेलरेशन का जिक्र हुआ तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन का है भाई ये LT-2। डिस्टेंस के लिए L, टाइम, तो इसका कितना निकल के आ गया, mL2T-2। यहां पर पावर 1 है तो 1, तो ये हो गया mL²T-1। तो आपने लिख लिया है, प्लैंक कांस्टेंट का आ गया। अब मुझे किसका चाहिए, C, स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट का क्या होगा देखिए, इसको लिख लेते हैं, इसका
एच हमारा निकल के आ गया ml2l स्क्वायर माइनस t1, ये एच निकल गया प्लैंक कांस्टेंट का। अब मैं स्पीड ऑफ द लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल के दिखाता हूं। देखिए स्पीड ऑफ द लाइट, तो ये तो बहुत सिंपल है। स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट, वो चाहे किसी की भी स्पीड हो, चाहे लाइट की हो, किसी पार्टिकल की स्पीड हो, तो उसका डायमेंशन तो एक ही होगा, है ना। तो क्या होगा, ये स्पीड का जिक्र हुआ, मतलब क्या हुआ, स्पीड का मतलब हुआ आपका LT-1। तो सी का भी मेरे को मालूम चल गया, LT-1। अब मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ से आता है, आपको मालूम है कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है, आपको नॉलेज होगा, वो क्या है, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से निकाल लोगे आप, G इक्वल्स टू कितना होगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो डायमेंशन ऑफ द G का मतलब होगा डायमेंशन ऑफ द फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ द आर स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। और फोर्स के बारे में क्या है, फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 मास इंटू मास। तो एक मास कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर अपॉन मास। और एक्सेलरेशन का भी बताया, जहां भी एक्सेलरेशन आएगा आप लिखोगे LT-2, LT-2, और आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस L स्क्वायर अपॉन मास m। तो फाइनली क्या आ जाएगा, आप देखिए फाइनली आ जाएगा m, जिसको ऊपर लिखेंगे -1 पावर और L पावर 3T-2। तो ये डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ गया। अब आप इसको रखोगे यहां पर, तो इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। देखिए क्या आएगा, देखिए कैपिटल G भी लिख देता हूं मैं, कैपिटल G हो गया आपका m-1 L पावर 3T-2। तो अब आप इस ऑप्शन का देखिए HC अपॉन कैपिटल G, इसका डायमेंशन कितना होगा आपको पता है। H का आप लिखिए ml स्क्वायर T-1 C LT-1 अपॉन कैपिटल G m-1 L पावर 3T-2। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। m, ये L कितना हो गया, ये L पावर 3, और ये हो जाएगा T पावर -2, और ये हो जाएगा m-1 L पावर 3T-2। ये इससे कैंसिल हो गया, L क्यूब भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया m पावर 1 है, और ये ऊपर जाएगा +1, यानी m स्क्वायर। m स्क्वायर का मतलब होता है, m का मतलब होता है मास, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg स्क्वायर। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी kg स्क्वायर। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो इस न्यूमेरिकल से हमने क्या सीखा, इस न्यूमेरिकल से हमने ये सीखा कि अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन चाहिए, तो आपको ये अल्फ़ाबेट मालूम होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी सबको मालूम होगा। और बस छोटी सी 2-3 बातें, पहला लेंथ आएगा तो हम L लिखेंगे, एरिया आएगा तो L स्क्वायर लिखेंगे, वॉल्यूम आएगा तो L क्यूब, स्पीड और वेलोसिटी के LT-1, एक्सेलरेशन के LT-2। अगर इन चीज़ों का अगर आपको नॉलेज हो तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज P, Q एंड कैपिटल R कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। तो यहां पर देखिए, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन कोई मीनिंग नहीं देगा। तो पहली बात, इसमें जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या छुपा है, आपको मालूम है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और subtracted।
यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बेस पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या बता रहे हैं, जैसे मास में मास को प्लस कर सकते हो या तो माइनस कर सकते हो, वेलोसिटी में वेलोसिटी को प्लस या माइनस कर सकते हो, लेकिन मास में वेलोसिटी को प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस है ये। फिर से ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। किसी भी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनको ऐड और या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब आप आइए ऑप्शन पर नजर दौड़ाइए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, देखो P, Q एंड R ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो P इंटू Q प्रोडक्ट में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट और डिवीजन ये भी पॉसिबल है। अब देखिए P एक फिजिकल क्वांटिटी है और Q एंड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है और R भी, तो P और Q को क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये कोई मीनिंग नहीं देगा, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, ये भी मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि P एक डिफरेंट P एंड Q बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, दोनों अलग अलग है, तो इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें समझने वाली चीज क्या है, इसमें समझने वाली चीज ये है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा चीज आपको बताता हूं ताकि आपको समझने में इजी जाएगा। देखिए जैसा आपको पूछा जाएगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ वंडर वाल्स कांस्टेंट, यानी P प्लस A अपॉन V स्क्वायर और ये V माइनस B इक्वल टू RT। क्वेश्चन नंबर 2 से 2 का जो कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, चलिए इसको भी कर सकते हैं। देखिए क्या मतलब निकला इसका, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को या तो आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, कर ही नहीं सकते। तो चलिए इसी बेसिस पे ये है वंडर वाल्स इक्वेशन, यानी जो आइडियल गेज इक्वेशन को मॉडिफाई करके वंडर वाल्स ने एक इक्वेशन बनाया जिसको बोलते हैं वंडर वाल्स इक्वेशन। इसमें P द प्रेशर, V is the volume, R is the gas constant, and T is the temperature, not time. T is the temperature. अब देखिए इसमें हमको पूछा है कि find the dimension of A and B. We have to find dimension of A and B। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या था, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप या तो आप ऐड कर सकते हो या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करो तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहां पर P क्या है, प्रेशर, लिख देता हूं प्रेशर प्लस A अपॉन V स्क्वायर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, अगर ये प्रेशर है तो डेफिनेटली ये भी क्या होना चाहिए, शुड बी प्रेशर, क्योंकि ये पूरी वैल्यू प्रेशर होगी तभी इस प्रेशर के साथ ऐड कर सकते हो या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A अपॉन V स्क्वायर शुड बी प्रेशर अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनली क्या होगा, A अपॉन V स्क्वायर को मैं P के साथ ऐड कर रहा हूं, P दैट मीन्स प्रेशर, जिसका मतलब ये भी प्रेशर होगा तभी ऐड कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता हूं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा तो प्रेशर क्या हो गया P, तो A का आ जाएगा A इक्वल टू होगा A अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू P, तो देन A वंडर वाल्स कांस्टेंट A इक्वल टू P V स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे।
तो उसका मैंने आपको तरीका ही बताया। डायमेंशन ऑफ द ए का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ पी, प्रेशर, डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम। तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम का जैसे आएगा, वॉल्यूम जहां भी आएगा वो आप एल क्यूब लिखोगे, मैंने अभी अभी आपको बताया। जहां भी वॉल्यूम का जिक्र होगा आप एल क्यूब लिखोगे, तो एल क्यूब लिख दिए। फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का होगा एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2। उसके बाद एरिया, एरिया का एल स्क्वायर, और ये एल पावर 6। तो फाइनली कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए एम, ये एल पावर 7, और ये होगा टी पावर माइनस 2 अपॉन L2। तो देखिए फाइनली आंसर आएगा m, इससे कैंसिल होगा, L पावर 5 और T पावर माइनस 2। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये सिमिलर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत होगा, ये मीनिंगलेस होगा। ये है, इसका मीनिंग हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। उसी बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ये। तो आपने निकाला, इसको कैसे निकाला, मैंने ये माना कि ये प्रेशर के साथ ऐड हुआ है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल ऑफ द प्रेशर। तो उसको प्रेशर के इक्वल रख दिया, उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया। तो कितना ईजी तरीके से मैं सॉल्व किया। अब हमको ये इसका बी का निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, वो भी बस वही कॉन्सेप्ट है जैसे इस वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। देखिए हाँ, अब अपन को निकालना है बी। तो देखिए ये वॉल्यूम और ये माइनस बी, ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ किसी को मैंने माइनस किया, इसका मतलब क्या है, इस मस्ट बी इक्वल ऑफ द वॉल्यूम। ये किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल ऑफ वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो आ गया हमारा आंसर। तो डायमेंशन ऑफ द बी इज द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए क्या है, L3, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताया था। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूं। चलिए, एक आपका कोची रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ये क्लास 12th में लाइट के चैप्टर में है, उससे रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ ऐसे रिलेट होता है, a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड बी, ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट। तो आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो। देखिए इसको कितना इजी तरीके से बना सकते हो। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको मालूम है कि फिजिक्स में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, जिसमें आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसका कोई डायमेंशन होता है, नंबर आपको देता है, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐड करोगे क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को माइनस करोगे तो फिर भी क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, ए का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ द ए इज द डायमेंशन ऑफ द म्यू, और आपको मालूम है कि म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इट हैज नो डायमेंशन, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। तो ये हो गया 1। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ए का नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। ठीक है, या लिखना चाहोगे तो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 लिखोगे, या तो कुछ भी नहीं लिखो। अच्छा, उसके बाद b का लिखेंगे, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, b अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और इसका डायमेंशन क्या होता है, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, मतलब कुछ नहीं, 1 आ गया। तो बी का कितना होगा, बी इक्वल टू होगा 1 इंटू लेमडा स्क्वायर, और लेमडा का मतलब क्या होता है, वेव लेंथ। और वेव लेंथ, जहां भी लेंथ है तो आप क्या लिखोगे, एल स्क्वायर, वेव लेंथ का एल और इसके ऊपर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में आ चुके हैं, इनको समझने का जो तरीका है वो यही है इस टाइप के क्वेश्चन को, कि अगर आप किसी भी सिमिलर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट वही आएगा। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये भी बहुत ईजी है। डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्सेस, इनमें से 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है। ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल में आ चुके हैं, नीट में आ चुका है ये। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, एस एरिया। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, 2 वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसके बारे में हम लोग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत सारे आपको प्रॉब्लम इससे आते हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालना चाहते हैं। तो देखिए डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमेंशन ऑफ द एरिया और सरफेस एरिया। तो देखिए आप बी को निकालना चाहें, बी को आप किसी से भी निकाल लीजिए। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको लिख देता हूं। चलो निकाल ले। एफ इज इक्वल टू होता है आई एल बी, ये आपको मालूम है क्लास 12 में होगा। एफ इज इक्वल टू आई एल बी, यानी किसी कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, उसकी लेंथ एल है, तो उसके सराउंडिंग कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इसमें कितना फोर्स एक्ट होगा हुआ आई, आई का मतलब करंट, एल लेंथ ऑफ द कैरिंग कंडक्टर, बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हुआ, तो इसमें बी चाहिए, तो बी इज इक्वल टू होगा एफ अपॉन आई एल। आप चाहे तो बी को किसी से भी निकाल लिए, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिक डायमेंशन होता है, आप उसको किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, है ना। देयर इज ए यूनिक, यहां लिख देता हूं, देयर इज अ यूनिक dimension of, there is a unique dimension of every physical quantity, physical quantity, whether it can be obtained any physical relation, any physical रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा समझ लीजिए इसको। इसका मतलब ये होगा कि अगर बी को मैं किसी भी क्वेश्चन, जैसे एक और इक्वेशन है, जैसे बायो-सेवर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इससे भी निकालूंगा तो बी का डायमेंशन उतना ही आएगा, चाहे इससे निकालूं किसी से भी निकालूं, तो वही चीज दिखाऊं कि हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिक डायमेंशन होता है। तो देयर इज ए यूनिक डायमेंशन ऑफ every physical quantity whether it can be obtained any physical relation। उस फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फिजिकल रिलेशन से अगर आप निकालोगे उसका डायमेंशन हमेशा एक ही आएगा। उसका यूनिट डिफरेंट हो सकता है बट डायमेंशन हमेशा यूनिक होता है, वो डायमेंशन डिफरेंट कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है बी को इससे निकाल देता हूँ, चलिए बी को इससे निकाल देते हैं, तो किसी से भी निकाल सकते हो, मैं इससे निकाल रहा हूँ। तो डायमेंशन ऑफ द बी का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ द फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ द करंट एंड डायमेंशन ऑफ द लेंथ। और फोर्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कैसे निकालते हैं, एम इंटू ए, एम मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का मतलब एम, एक्सेलरेशन का मतलब एल टी माइनस 2 अपॉन करंट के लिए हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट है वो है एम्पियर, और लेंथ के लिए तो एल है ही, ठीक है। तो इसका डायमेंशन ऑफ द बी कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द बी हो जाएगा एम एल, ये एल एल कैंसिल हो गया तो एल एब्सेंट हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये टी माइनस 2 और ए माइनस 1, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। मैग्नेटिक फील्ड का निकाल लिया आप इसका, तो मैं तो ये निकल गया, तो अपना आंसर आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लो
और उससे मल्टीप्लाई कर दो सरफेस एरिया का। मैग्नेटिक फील्ड का अभी निकाला कितना हुआ, mt-2a-1, और सरफेस का सरफेस एरिया एस इज द सरफेस एरिया। एरिया का मैंने बताया जहां भी एरिया आएगा वहां पर एल स्क्वायर लिख दोगे आप, खत्म। जहां भी एरिया का जिक्र हो एल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर। तो फाइनली इसको MLT के फॉर्म में लिखेंगे, mL²t-2a-1। अब देखिए ऑप्शन को चेक करिए, ये क्या है, m, l तो m t-2, ये वाला डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप किसी भी इक्वेशन से निकालिए, अगर वो इक्वेशन फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका डायमेंशन हमेशा यूनिक होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आज यहां पर आपके साथ डिस्कस, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ विस्कस मीडियम। किसी भी विस्कस मीडियम में कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन दिया v = a/b 1 - e⁻t/b, where t the time a and b are constant, then dimension of the a का डायमेंशन पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवा देता हूं तो आपसे बन जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लें, v = दिया हुआ है a/b एंड 1 - e⁻t/b। तो इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, देखिए ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो डायमेंशन ऑफ physical quantities, any physical quantities present inside the mathematical function, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इससे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, देयर इज नो डायमेंशन। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या बोल रहा है, देयर इज नो डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट इनसाइड द मैथमेटिकल फंक्शन। किसी भी मैथमेटिकल, चाहे वो साइन हो, कॉस हो या टेन हो या फिर आपका एक्सपोनेंशियल हो, इसके अंदर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखा है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तभी लिख सकते, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए तो आपका न्यूमेरिकल तुरंत बन गया। तो यहां पर देखिए एक्सपोनेंट के ऊपर क्या लिखा है, -t/b, और कॉन्सेप्ट क्या हुआ, देयर इज नो डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट इनसाइड द मैथमेटिकल फंक्शन। इस मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर ये t/b लिखा है, दैट मीन्स t/b हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा मतलब t/b = क्या होगा, m0 l0 t0, इसका मतलब 1। तो हमको b चाहिए, तो b कितना हो गया, b t = b हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ द b इज द डायमेंशन ऑफ द टाइम, और डायमेंशन ऑफ टाइम फंडामेंटल यूनिट में t लिखेंगे तो निकल गया। लेकिन मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में, डायमेंशन ऑफ द a। अब चलिए फिर, तो अब चलिए v = हो गया आपका a/b 1 - e⁻t/b। तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अभी सर आते हैं, a/b किसके इक्वल है, द डायमेंशन ऑफ द a/b, ये इक्वल है आपका वेलोसिटी, और जहां भी वेलोसिटी आएगा आप क्या लिखोगे, lt-1, तो आपका आंसर आ गया। तो a/b = lt-1, देन a = lt-1 इंटू b, और b का डायमेंशन अभी भी निकाला मैं, कितना निकाला b का डायमेंशन, b का डायमेंशन आपका है, ये आपका b का डायमेंशन, ये डायमेंशन ऑफ द b, ये तो डायमेंशन ऑफ द a = lt-1 एंड डायमेंशन ऑफ द b अभी निकाला t,
तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया एल। तो डायमेंशन ये क्या होगा एल। एल कहाँ पर आ रहा है, ये इसमें एल टी आ जा रहा है, केवल एल प्रेजेंट है, तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पर मास एब्सेंट है, एल प्रेजेंट है, टी एब्सेंट है। तो भैया ये आ गया आपका, ये नहीं ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको बताया और हर न्यूमेरिकल के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मैं आज ऐसे क्वेश्चन को छाटा था जो किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में आ चुका है, उसके बेसिस पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। तो इसमें 4 बातें मैंने आपको बताया। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो बेस यूनिट का नॉलेज होना चाहिए, MLT वाला 7 बेस यूनिट्स होते हैं। उसके बाद जहाँ भी अगर लेंथ आ रहा है तो एल लिखोगे, एरिया आ रहा है तो एल स्क्वायर लिखोगे और वॉल्यूम आ रहा है तो एल क्यूब लिखोगे। पहला कॉन्सेप्ट ये समझा है, उसके बेसिस पे आपको पहला न्यूमेरिकल बताया वाला। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बता रहा है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पी और क्यू बोथ आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये मीनिंगलेस है, बाकी मीनिंगफुल है ये। डी ऑप्शन क्या है, किसी मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको निकाल के दिखा है। फोर्थ ऑप्शन में ये कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, फोर्थ। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ, आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, आप इजीली बना लोगे। फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इट हैज नो डायमेंशन। इसका मतलब इस एक्सपोनेंट के ऊपर ये लिखा, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब टी अपॉन बी इट हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब एम नॉट एल नॉट टी नॉट 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो बी का मतलब टी हो गया, उसका बी का मतलब टी यानी टाइम, बी का डायमेंशन वही होगा जो टी का होगा, टी का मतलब सेकेंड। और यहां पर क्या होगा, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो जो भी होगा ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दूंगा तो इससे ए की वैल्यू निकल जाएगी और बी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो उम्मीद है कि आप जो मैं आज आपको जो इस डायमेंशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताएं वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पहला लेक्चर खत्म होता है डायमेंशन का। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सब नीट और IIT लेवल से लिए गए थे। अगले वीडियो में मैं आपको और भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स और टेक्निक्स बताऊंगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।